कल के वीडियो में हम लोगों ने विद्युत आवेश के बारे में बात की थी और वहाँ ये जाना कि जब दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होती है तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाने से वे वस्तुएं परस्पर विपरीत आवेश से आवेशित हो जाती हैं और उनके मध्य बल लगता है जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का होता है। तो यहाँ स्पष्ट है कि आवेश न तो उत्पन्न हो रहा है न ही वो नष्ट हो रहा है, अर्थात किसी भी वस्तु का कुल आवेश सदैव सुरक्षित रहता है। इसे हम लोग आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। अब बात आती है कि आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वो कितना है, किन पर निर्भर करेगा। इसके लिए वैज्ञानिक कूलॉम ने अनेक प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर एक नियम प्राप्त किया जिसके अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, जिसे हम कूलॉमी बल भी कह सकते हैं, वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के तो अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब कल्पना कर लेते हैं, सूत्र प्राप्त करने के लिए कल्पना कर लेते हैं कि माना दो आवेश A तथा B एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं जिनके परिमाण Q1 और Q2 हैं। तो कूलॉम के नियम के अनुसार इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल F बराबर F प्रोपोर्शनल होगा Q1 के भी और Q2 के भी। तो इसलिए Q1 गुणा Q2 हो जाएगा और दूरी हमारी r इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक A आ जाता है। इस A को हम यहाँ समानुपात नियतांक कह सकते हैं, किंतु इसी को हम कूलॉम का नियतांक भी कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू है इन आवेशों के बीच का जो माध्यम है उस पर निर्भर करता है। इसका मान अगर माध्यम बदल जाता है तो A का मान भी बदल जाता है। बाद में ये ज्ञात किया गया कि ये A का जो मान है वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हम उस माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। और यहीं पर एक और राशि की बात करेंगे जो माध्यम के लिए अलग अलग होती है, जिसे कहते हैं परावैद्युतांक। इसका प्रतीक हम K लेते हैं और ये उस माध्यम में विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है। निर्वात या वायु में जो चिन्ह है विद्युतशीलता का उसमें हम 0 लगा देते हैं एप्सिलॉन के साथ। इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलॉम वर्ग बटे न्यूटन गुणा मीटर। अब हम ये कह सकते हैं इस सूत्र से कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के होगा। इस मान को अगर हम यहाँ पर रख लेते हैं एप्सिलॉन की जगह पर तो ये A का मान बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। तब इस A के मान को हम सूत्र में रख दें तो हमें ये सूत्र प्राप्त होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 गुणा Q2/r वर्ग और इसका मात्रक न्यूटन है। इसी को हम कूलॉम का समीकरण भी कहते हैं। यहाँ पर जो K है ये आप जैसा कि अभी पीछे पढ़कर आए हैं कि इसे हम उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक को अंग्रेजी में कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। नियतांक इसलिए कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस K का जो मान है वायु और निर्वात में सबसे कम एक होता है, सबसे कम। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें एप्सिलॉन की जगह पर निर्वात के लिए लिखेंगे एप्सिलॉन 0 तो एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कटेगा और एक वैल्यू आती है। इसका मतलब सबसे कम मान हमें K का एक प्राप्त होगा। किंतु जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, उनमें K का मान 1 से अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो सुचालक वस्तुएं हैं जैसे धातुएं तो उनके लिए इसका मान अनंत हो जाता है। चूंकि इंटरमीडिएट में हमारा अध्ययन केवल वायु में होना है इसलिए हम वायु या निर्वात की बात करेंगे। तब K के मान को हम 1 रख देंगे और ये हमारा जो सूत्र था F में भी हमने 0 लगा दिया क्योंकि निर्वात की बात कर रहे थे।
तो F0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। के का मान 1 है, 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अतः आगे बढ़े तो Q1 गुणा Q2/R मात्रक न्यूटन। इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब बात आती है कि सवाल लगाएंगे, गणना करेंगे, तो हमें बार बार पाई का मान एप्सिलॉन 0 का मान रखना पड़ेगा। अतः हम यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा, पाई का मान रख देते हैं 3.14 रख लो, चाहे 22/7 रख लो। एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणा 10 की घात -12 रख लो। इसे जब आप हल करेंगे तो ये 8.975 समथिंग गुणा 10 की घात 9 आता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली लगभग में 9 गुणा 10 की घात 9 ले लेते हैं। अब बात आती है कि इनके बीच जो बल, जैसा कि कल वाले वीडियो में आपने पढ़ा था, देखा था कि कांच की छड़ों के बीच, दोनों कांच की छड़ें थी, एक जैसा आवेश था दोनों पर, तब उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगा था। तो हम कह सकते हैं कि सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा। चित्र से भी देख सकते हैं, जैसे सपोज दोनों, एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, तो इनके बीच हमेशा आकर्षण बल कार्य करेगा क्योंकि विजाती है, तो ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और जब धन धन को लेंगे तो ये प्रतिकर्षित करेंगे, या ऋण ऋण को लेंगे तो ये प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। अब समीकरण समीकरण 1 में समीकरण 2 से अगर हम भाग दे दें तो यहाँ पर F जो बल है वो आवेशों के बीच किसी माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला बल है, और F0 तब लगेगा जब आवेशों के बीच कोई माध्यम नहीं है, तो निर्वात है बाह्य है। तो भाग देने पर ये सब कट जाते हैं, Q1 से Q1, Q2 से Q2, R1 से R1, 4 पाई एप्सिलॉन 0 से 4 पाई एप्सिलॉन 0, तब बचता है F/F0 बराबर 1/K। इसका मतलब ये निकल के आता है कि आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, कूलामी बल है, वो माध्यम के परावर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या यूं कहें कि किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाले बल और वहां उपस्थित माध्यम के परावर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब कि हम अगर किसी पदार्थ को आवेशों के बीच रखेंगे तो उनके बीच लगने वाला बल निर्वात की तुलना में कम हो जाता है। अब बात करते हैं अगली कि ये जो बल है कूलामी बल, ये हमेशा एक रेखा में लगता है, यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। दूसरी बात आती है कि भाई यहाँ पर एप्सिलॉन 0 एक चिन्ह आया, जिसे हम विद्युतशीलता कहते हैं, इसका मात्रक क्या होगा और विमीय समीकरण क्या होगा। तो हम फिर से सूत्र ले लेते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 गुणा Q2/R वर्ग। हमें चूंकि एप्सिलॉन विद्युतशीलता का मात्रक चाहिए, तो इसको हम बाईं ओर ले आते हैं, शेष राशियों को दाईं ओर कर देते हैं और इनके मात्रक रखते हैं, तो हमें मात्रक प्राप्त हो जाता है कूलाम वर्ग न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। अब हम चूंकि विमीय समीकरण प्राप्त कर रहे हैं, तो हम आवेश जो है कूलाम, इसको चिन्ह में Q लिख देते हैं, वर्ग के स्थान पर वर्ग ले लेते हैं। न्यूटन बल का मात्रक है तो बल का चिन्ह F ले लेते हैं, दूरी को R ले लेते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि I बराबर Q/T, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो फिर Q बराबर I गुणा T होगा, और यहाँ पर Q के स्थान पर हम I गुणा T ले लेते हैं, तो ये हो जाता है I वर्ग गुणा T वर्ग बटे F गुणा R वर्ग का विमीय समीकरण। अब इनके हम विमीय समीकरण रख देते हैं सबके, और इनको सरल कर देते हैं, तो हमें विमीय समीकरण प्राप्त हो जाता है m की पावर -1, l की पावर -3, e की पावर 4, a की पावर 2। अब बात आती है कि भाई ये जो कूलाम का नियम है, इसका महत्व क्या है हमारे लिए। तो हम लोग ये पाते हैं कि ये जो कूलाम का नियम है
ये परमाणुओं के भीतर नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले बलों का भी मान ज्ञात करने में लागू होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों के बीच जो बल लग रहा है उसे भी इस नियम से हम परिभाषित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और अनंत तक कोई किसी दूरी पर रखे हुए आवेश हों उनके बीच भी ये लागू हो जाता है। और इस प्रकार हम परमाणुओं में नाभिक के स्थायित्व और नाभिक के साथ जुड़ी हुई कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के चक्कर की स्थिति की व्याख्या इसकी सहायता से कर पाते हैं। अब बात आती है कि कूलाम नियम की सीमाएं क्या हैं। जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि ये जो नियम है बहुत छोटी दूरियों पर लागू होता है। तो किंतु इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आवेश बिंदु रूप में होने चाहिए, और अगर बड़े आकार के कुछ आवेश हैं तो फिर उनके बीच की दूरी अधिक हो, जिससे कि दूरी की तुलना में उन आवेशों को हम बिंदु रूप में महसूस कर सकें। तो हम कह सकते हैं कि यह नियम बिंदु आवेशों अथवा दूरी के साथ एक छोटे आकार वाले आवेशित किरणों पर ही लागू होता है। दूसरी बात दूरी के साथ कि भाई ये नाभिक की दूरी जो है 10 की घात -15 मीटर है, -15 मीटर है, से कम पर ये लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके भीतर दूसरे प्रकार के बल आ जाते हैं जिन्हें अंतःनाभिकीय बल कहते हैं हम लोग। तीसरी सीमा हम कह सकते हैं कि ये बहुत छोटी दूरी 10 की घात -15 मीटर से लेकर अनंत तक प्रभावी रहता है। चौथी बात कह सकते हैं कि कूलाम बल केंद्रीय बल होता है, यानी ये बिंदु पर ही कार्य करते हैं ये बल, इसलिए इन्हें हम संरक्षी बल भी कह सकते हैं। संरक्षी बल का मतलब आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि वे बल जिनके विरुद्ध किया गया कार्य व्यर्थ नहीं जाता है, अर्थात हमें वापस प्राप्त हो जाता है, ऐसे बलों को हम संरक्षी बल कहते हैं। कूलाम कूलाम के नियम से हम लोग ये जान चुके हैं कि आवेशों के मध्य लगने वाले बल की जो दिशा है उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, और चूंकि बल भी सदिश राशि है अतः इसे हम वेक्टर स्वरूप में देखना चाहते हैं। तो अब कल्पना कर लेते हैं कि भाई हमारा कूलाम से नियम से मिलने वाला समीकरण ये था, पर यहाँ पर लगने वाले बल की दिशा किधर होगी, वो दिशा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हमने r माना है। तो चूंकि वेक्टर में आपने पढ़ा कि किसी भी वेक्टर राशि में दो हिस्से होते हैं, एक मापांक मोड अर्थात परिमाण और एक दिशा बताने वाला। तो जो दिशा बताने वाला हिस्सा है उसको हम एकांक सदिश कहते हैं। तो इस आधार पर हम जब इस वेक्टर जब हम कूलाम समीकरण को वेक्टर स्वरूप में व्यक्त करना चाहेंगे तो हमें इसमें दिशा व्यक्त करनी पड़ेगी जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली दूरी के अनुदिश होगी, अर्थात वहां पर हम एकांक वेक्टर r ले लेते हैं। अब कल्पना कर लेते हैं कि भाई दो आवेश हमारे पास थे a और b, जिन पर आवेश रखे थे q1 और q2। तो इनके दोनों चूंकि एक सजातीय आवेश है अतः इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब मान लेते हैं कि इस पहले आवेश पर दूसरे आवेश के द्वारा बल लग रहा है, तो पहले आवेश पर दूसरे आवेश के द्वारा लग रहा है बल, तो इसलिए हमने इसको चिन्ह दे दिया F12 बराबर कूलाम नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू q1 गुणा q2 बटे r, जहां वर्ग था r वर्ग, वहां पर अब हमें दूरी चाहिए। कौन सी दूरी चाहिए, क्योंकि ये बल अब किधर लग रहा है, ए पे रखे आवेश पर बल किधर लग रहा है, बी से ए की तरफ। इसका मतलब दूरी हमें बी से ए की ओर चाहिए, दूरी हमको 2 नंबर से 1 नंबर की ओर चाहिए, इसलिए इस दूरी को हमने लिखा है r21। और यहाँ पर दिशा बताने वाला जो वेक्टर था वो भी किधर हो गया, 2 से 1 की तरफ।
इसलिए यूनिट वेक्टर ऑफ R21। आपने पढ़ा हुआ है पिछली फर्स्ट ईयर में, पिछली कक्षा में, कि जो वेक्टर राशि है R21, इसको हम लिख सकते हैं मोड R21 गुणा यूनिट R21, यूनिट वेक्टर R21। इससे हमने प्राप्त किया कि यूनिट वेक्टर R21 बराबर होगा वेक्टर R21 बटे मोड R21। इस वैल्यू को उठा के समीकरण में रख देते हैं तो हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाता है F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 गुणा Q2 बटे R21 का वर्ग गुणा, यहाँ पर मान रख दिया हमने यूनिट वेक्टर R21 का, वेक्टर R21 बटे मोड R21। अब ये भी मोड R21 है तो ये मोड R21 का वर्ग है, इसलिए दोनों इकट्ठे होकर घात 3 बन जाता है। अब आप जानते हैं कि अगर हम वेक्टर की दिशा पलट दें तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो हम लिख सकते हैं R21 बराबर माइनस, दिशा बदल गई, R12। तो जहां R21 लिखा था वहां हमें R12 लाना था तो हमें ऋण चिन्ह लगाना पड़ेगा, तो हमने ये मान यहाँ रख दिया। और हमने ये भी यहाँ पे कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी तो निश्चित है, चाहे उसे R12 कहें चाहे R21 कहें, दूरी तो R ही है ना, इसलिए R21 का मोड और R12 का मोड इक्वल टू R रहेगा। अब हमने जहां पर R21 मोड लिखा था वहां R ले लिया, तब हमारा सूत्र बन गया F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R की घात 3 और माइनस का वेक्टर हो गया R12, माइनस को बाहर ले आए तो हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाता है, जिसको हम समीकरण 1 कह सकते हैं। अब इसे लिखने में ये फायदा आराम रहेगा कि F12 है यहाँ पर, और यहाँ पर जो वेक्टर है वो भी R12 हो गया, यानी कि 1 से 2 की तरफ, और बल की तरफ लग रहा है ठीक विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में लग रहा है इसलिए चिन्ह माइनस का आ गया। अब इसी बात को हम दूसरी तरह देखते हैं कि भाई इस दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा कितना बल लगेगा, तो अब हम लिखेंगे दूसरे पर पहले के द्वारा लगने वाला बल F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R की घात 3। यहाँ पर R की घात 3 हो गया, पर ये जो वेक्टर था ना R21 वो वही, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ जब F12 था तो यहाँ पे क्या था R21 बदला हुआ था, तो उसी क्रम में यहाँ F21 है तो यहाँ पर हमने R12 ले लिया और इसे समीकरण 2 मान लिया। अब इस समीकरण 2 की वैल्यू को हमने समीकरण 1 पर रखा, तो आप पाएंगे कि F12 बराबर माइनस का F21 हो जाता है। इसे देखने से स्पष्ट हो रहा है कि दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा, चाहे पहला दूसरे पे लगाए चाहे दूसरा पहले पे लगाए, दोनों ही बल परिमाण में बराबर हैं, और माइनस चिन्ह बता रहा है दिशा में दोनों विपरीत हैं, चाहे वो आकर्षण का हो और चाहे प्रतिकर्षण का हो। इसका मतलब ये बिल्कुल न्यूटन का जो गति विषयक तृतीय नियम है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह में बल प्राप्त हुए यहाँ पर। तो हम ये लिख सकते हैं कि कूलॉम नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास बहुत से आवेश एक साथ रखे हो तो हम किसी एक आवेश पे कितना बल लग रहा ज्ञात करना चाहेंगे, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उस आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा जो बल लग रहे हैं उन्हें हम दिशा सहित ज्ञात कर लें और बाद में सभी बलों को सदिश रूप में जोड़ दें, तो हमें परिणामी बल प्राप्त हो जाता है। जैसे कल्पना कर ली हमने कि Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 अनेक आवेश रखे हुए थे, तो Q1 आवेश पे कितना बल लगेगा वो हमने F1 मान लिया। अब उस पहले आवेश पर दूसरे के द्वारा लगने वाला बल दिशा सहित लेंगे, उसमें जोड़ देंगे, तीसरे के द्वारा पहले पे लगने वाला बल उसमें जोड़ देंगे, चौथे के द्वारा पहले पे लगने वाला बल। इस तरह सभी बलों का हम सदिश योग कर लेते हैं और हमें परिणामी बल प्राप्त हो जाता है। इस कूलॉम नियम पर आपने विस्तृत अध्ययन किया कूलॉम नियम का, इस पर बहुत से सवाल आपकी किताब में दिए हुए हैं, उनको आप लगाएं और जो भी प्रॉब्लम्स रहें उनको आप हमें ग्रुप के माध्यम से भेजें, हम आपको निश्चित ही उनका समाधान उपलब्ध कराएंगे। कई बार परीक्षाओं में वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करा देते हैं,
तो इसे समझते हैं, हम कल्पना कर लेते हैं कि हमारे पास दो कण हैं ए और बी, जिन पर आवेश तो है Q1 और Q2 और उनके द्रव्यमान है M1 तथा M2। इनको हमने R दूरी पर रख रखा है। अब कूलाम के नियम से हम ज्ञात करते हैं कि भाई इनके बीच कितना वैद्युत बल लगेगा। तो हमने 1 चूंकि बाई में रखे हैं ये सब, तो इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लेंगे। Q1 गुणा Q2 बटे R वर्ग, इसका मान रख दिया 9 गुणा 10 की पावर 9। अब बात करते हैं कि भाई इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा, उसे हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से प्राप्त करते हैं और ये सूत्र हो जाता है हमारा Fg बराबर कैपिटल G, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, M1 M2 बटे R स्क्वायर। अब दोनों में भाग कर लेते हैं, भाग देने पर R वर्ग से R वर्ग कट जाता है। कैपिटल G का जो मान है वो होता है 6.67 गुणा 10 की पावर -11। इस प्रकार हमें तुलनात्मक एक सूत्र प्राप्त हो जाता है। अब हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास कण कौन से हैं। कण प्रोटॉन हो सकते हैं, कण 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कण 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन हो सकता है। तो हम कल्पना करते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन ही हैं हमारे पास, तो फिर इन पर आवेश तो Q1 और Q2 दोनों ही 1.6 × 10⁻90 कूलम होंगे और इनके द्रव्यमान होंगे दोनों के 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इन सभी मानों को जब हम सूत्र में रखेंगे और हल करें आप, तो आप पाएंगे कि अप्रोक्सीमेट 10 की घात 43 कोटि मान आता है इसका। इसका अर्थ ये हुआ कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की घात 43 गुना अधिक है, यानी कि बहुत प्रबल बल है ये वैद्युत बल। कई बार आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि भाई इनमें क्या अंतर है, क्या इनमें विशेषताएं हैं दोनों बलों में, इन्हें बताइए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आवेश चूंकि दो प्रकार के हैं, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, तो बल भी दो तरह का लगता है इनके बीच, आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, किंतु द्रव्यमान एक ही प्रकार के होते हैं। इसलिए ये सदैव जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सदैव आकर्षण बल ही होगा, इसलिए इसका नाम ही है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये सदैव आकर्षण का ही होगा। दूसरी बात आप यहाँ देख रहे हैं कि वैद्युत बल आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम बदल जाएगा तो बल बदल जाएगा, जबकि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है इसमें माध्यम का कोई स्थान नहीं, माध्यम से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब हुआ कि वैद्युत बल बीच के माध्यम पर निर्भर करता है और गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तीसरी चीज आप देख रहे हैं कि भाई वैद्युत बल बहुत बड़ा बल है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। इस प्रकार आप में ये विशेषताएं भी परीक्षा में लिख सकते हैं।